नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, परसों मैंने आप लोगों से कहा था कि चूंकि अब जुलाई माह लग गया है और अब आप लोग अपनी पढ़ाई को बहुत ही शिद्दत के साथ, बहुत ही दृढ़ता के साथ तैयारी करिए, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। चाहे वो आपकी परीक्षा यूपी पीसीएस की हो या फिर आपकी आरओ एआरओ की हो। ठीक है, पीसीएस वाले अभ्यर्थियों से मेरा यह निवेदन है कि आप लोग कम से कम जुलाई माह तक आप लोग मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करें। जो मैं क्वेश्चन लास्ट में देता हूं उनकी प्रैक्टिस करते रहें, साथ ही साथ में जो मैं टास्क आपको देता हूं प्री प्लस मेंस का उसको करते रहें। और जो आरओ एआरओ के अभ्यर्थी हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो लोग अभी कम से कम मेंस जो है के साथ में प्री जरूर करें, यानी कि प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी करते रहें। साथ साथ में एस्से को लिखते रहें। एस्से कैसे लिखें इस पर एक अलग से वीडियो 2-3 दिन के बाद मैं आपको बना दूंगा, वहां से आप उसको देख करके अपने चीजों को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कुछ बातें। इसके अलावा आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। यहां पर एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि ये जो डेली करंट अफेयर्स में कराता हूं आप लोगों को, दरअसल यह ना सिर्फ आपके यूपी पीसीएस के लिए उपयोगी है, आरओ के लिए है, बल्कि ये जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं उनके लिए भी उपयोगी होता है। साथ ही साथ में अगर आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो उन सभी एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स आपका उपयोगी होता है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि ये करंट अफेयर्स हर उस परीक्षार्थी को जाना चाहिए जो किसी भी एग्जाम की तैयारी करता है। तो आपसे निवेदन है कि प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ में छोटा सा एक काम और करना है, लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। साथ ही साथ में लास्ट में जो क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे उसका उत्तर आप लोग प्लीज दिया करिए कमेंट बॉक्स में जाकर के। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं आज के सेशन पे। इसके पहले हम लोग रिवीजन करते हैं लास्ट डे का, कि यानी कि जो 2 जुलाई को हमने करंट किया था उसका रिवीजन हम लोग 1 लाइनर फॉर्म में करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रॉपर करंट अफेयर्स पर आएंगे। चलिए, तो रिवीजन करते हैं हम लोग 2 जुलाई का। किस दिन का? 2 जुलाई का। तो बताइए, हूल दिवस मनाया जाता है। कल आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। फटाफट अपनी आंखों को बंद करिए, जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा अपने मन में उत्तर जो है सोच के देखिए कि क्या आप उत्तर सही बता पा रहे हो या नहीं बता पा रहे हो। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, आप लोग ध्यान करिएगा इसको। तो हूल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 जून को। याद रखिएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? मन में सोच के बताइए या कॉपी पेन लेके रखिए, फटाफट वहां पर नोट डाउन कर लीजिए। तो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसको सीईएल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सीईएल बोलते हैं। इसकी स्थापना 1974 अर्थात 1974 में हुई थी। आगे, हाल ही में भारतीय उच्च आयोग द्वारा किस देश में 1 ट्री फॉर मदर अभियान की शुरुआत की गई है? तो यह हो जाएगा आपका बांग्लादेश। इसके अलावा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 29 जून यानी कि 29 जून को जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। इसके आगे, हाल ही में मध्य रेलवे द्वारा फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। यानी कि कहां पर यह जो है फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया गया है? मध्य रेलवे के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो है महाराष्ट्र में। ठीक है, इसके अलावा मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना का संबंध किस राज्य से है? कल मैंने आपको बताया था डिटेलिंग में इसको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड। यहां पर 25 से लेकर के 50 वर्ष तक की महिलाओं को 1000 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए, ताकि वो आत्मनिर्भर हो सकें और पारिवारिक निर्णय जो होते हैं वो उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकें। इसके अलावा हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव बने हैं। कौन बने हैं? तो मनोज कुमार सिंह उत्तर प्रदेश के अभी हाल ही में मुख्य सचिव बने हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है? 30 जून अर्थात 30 जून को अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है, ताकि वैश्विक स्तर पर सभी सांसदों में जो संवाद स्थापित हो सके और एक अच्छे लोकतंत्र के लिए, एक अच्छे जो है वैश्विक पटल पर एक अच्छे सुखद जो है चीजों को करने के लिए आपसी तालमेल बना रहे, इसके लिए अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 जुलाई का फास्ट रिवीजन 1 लाइनर फॉर्म में। अब हम आते हैं आज के यानी कि 3 जुलाई के करंट अफेयर्स पर। और उसके पहले हमने आपसे लास्ट वीडियो में एक प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर आप लोगों ने दिया था। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारी बधाई, और जिन लोगों ने अपने उत्तर को डिटेल में दिया था उनको भी मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप इतनी मेहनत से उत्तर को लिखते हैं और वहां पर पोस्ट करते हैं। आगे से मैं उम्मीद करूंगा कि आज भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे और लाइक की संख्या बढ़ाएंगे। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, और प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए, इससे मनोबल बढ़ता है। मैं बार बार आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं। ठीक है, चलिए
अब देखिए प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है। ठीक है, ये मैंने आपसे कल पूछा था, जिसका उत्तर क्या हो जाएगा, पलाश हो जाएगा। ठीक है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रॉपर तरीके से करंट अफेयर्स पर आज के। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है बताइए, जिसको हम लोग सीए बोलते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट को पता होगा, है ना, पैसे का लेखा जोखा वाला काम करता है। जिस दिन खूब कमाओगे आप लोग पैसा, सीए रखोगे अपने पास। ठीक है, तो बताइए फटाफट कि जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, बताइए फटाफट। ऑप्शन नंबर ए है आपका 1 जुलाई, बी है 2 जुलाई, सी है 3 जुलाई और डी है आपका 4 जुलाई। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए, तो उत्तर नंबर ए हो जाएगा इसका सही, यानी कि व्याख्या में चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस प्रतिवर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगर हम इसके थीम की बात करें, जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मैं बार बार कहता हूं कि जितने भी महत्वपूर्ण दिवस होते हैं उनकी जो थीम होती है उनको एक जगह पर आप लोग नोट कर लीजिएगा। थीम से प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर हम बात करते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस 2024 इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है वित्तीय उत्कृष्टता को सशक्त बनाना, यानी कि इंपावरिंग फाइनेंशियल एक्सेलेंस। ठीक है, ये हो गया इसकी थीम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हाल ही में वयोवृद्ध नेता आर संपथन का निधन हो गया है, वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित थे। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। मैंने कई बार आपसे कहा है कि जब जो है माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ठीक है, अगर कोई ट्वीट किया जाता है किसी बात को लेकर के, तो वो ट्वीट यानी कि वो उसमें जो बातें लिखी होती हैं वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। किसी व्यक्ति विशेष के बारे में अगर जो है संवैधानिक पदों पर बैठे लोग अगर कोई ट्वीट अगर इस प्रकार का करते हैं तो वो प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। तो अभी हाल ही में जो है यानी कि जो है मोदी जी ने जो है इस पर एक ट्वीट किया था आर संपथन के निधन पर। ठीक है, तो आपको बताना है कि आर संपथन जो हैं उनका संबंध किस देश से है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए नेपाल, बी श्रीलंका, सी अमेरिका या फिर डी भारत से संबंधित हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर संपथन जो हैं उनका संबंध किससे है, श्रीलंका से, यानी कि वो श्रीलंका के निवासी थे। आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं थोड़ा सा। तो हाल ही में वयोवृद्ध नेता आर संपथन का निधन हो गया है, वह श्रीलंका से संबंधित थे, याद रखिएगा। इसके अलावा वह श्रीलंका में तमिल अलायंस के नेता थे, याद रखिएगा। हो सकता है आपसे पूछ ले कि किस से संबंधित थे ये। इसके अलावा उन्होंने श्रीलंका में जो तमिल नागरिक थे उनके लिए शांति, सुरक्षा और समानता के लिए व्यापक स्तर पर यानी कि बहुत ही बृहद स्तर पर उन्होंने जो तमिल नागरिक हैं उनके लिए उन्होंने वर्क किया था, काम किया था। तो इसलिए जो है ये चर्चा में रहे थे और ये इंपॉर्टेंट भी है। अब हम आते हैं थोड़ा सा श्रीलंका के बारे में रिवीजन करते हैं। हालांकि श्रीलंका के बारे में कई सारे फैक्ट मैंने आपको बताए हैं, लेकिन फिर से हम लोग इसका रिवीजन करते हैं। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, रानिल विक्रमसिंघे हैं, याद रखिएगा। श्रीलंका दक्षिणी एशिया में हिंद महासागर के उत्तरी दिशा में स्थित द्वीपीय देश है, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम आगे बात करते हैं थोड़ा सा, तो 1972 तक इसका नाम क्या था, सिलोन था। 1972 तक याद रखिएगा, ठीक है। वर्ष 1972 में इसका नाम बदलकर लंका कर दिया गया था तथा वर्ष 1978 में इसमें सम्मान सूचक शब्द श्री लगाकर पूरा नाम श्रीलंका कर दिया गया, याद रखिएगा। इस पॉइंट को भी आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पाक जल संधि के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा, तो भारत के तमिलनाडु राज्य के श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच में स्थित एक क्या है, जल संधि है। यह जल संधि पूर्वोत्तर में पाक की खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से क्या करती है, जोड़ती है। यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम टास्क फर्स्ट के बारे में बात करते हैं आज, कि आज आपको क्या करना है, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो टास्क फर्स्ट आपका है कि गांधी के जितने महत्वपूर्ण आंदोलन हैं उनको आपको तैयार करना है मेंस के प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है। चाहे आपका फोकस आरओ एआरओ का होगा या फिर आपका फोकस चाहे वो पीसीएस का होगा, ठीक है। अगर हम गांधी के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, ठीक है, गांधी के बारे में, ठीक है। तो गांधी के जितने भी आंदोलन रहे हैं, ठीक है, जितने भी आंदोलन, ठीक है,
नमक सत्याग्रह से लेकर के जो है उसके पहले से लेकर के बाद में भारत छोड़ो आंदोलन तक, तो जितने आंदोलन हैं उनको सबको आपको रेडी करना है। इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उनके, वो सारे के सारे आपको क्या करने हैं, याद करने हैं, जितने भी महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। अगर महत्वपूर्ण सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो चाहे राम राज्य की संकल्पना की बात हो, राम राज्य की संकल्पना, ठीक है, राम राज्य की संकल्पना हो, या फिर इसके अलावा अहिंसा का सिद्धांत हो, ठीक, अहिंसा का सिद्धांत हो, ठीक, या फिर सर्वोदय का सिद्धांत हो। किसका? सर्वोदय का सिद्धांत हो। ये सभी क्या है आपके लिए, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये तो टास्क आपका पहला है कि आज आप लोग जाकर के गांधी के बारे में डिटेलिंग में इसको पढ़ लीजिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। गांधी हो गए, अंबेडकर जी हो गए, तिलक हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर हो गए। ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जहां से प्रश्न हर बार पूछता है, तो आप लोग इसको जो है सभी लोगों के बारे में आप इसकी डिटेलिंग नोट कर लीजिए। ये आपके प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में गांधी के जो भी महत्वपूर्ण कोटेशंस हैं उनको नोट कर लीजिए, आपके एस्से में काम आएगा, या फिर GS4 में एथिक्स में काम आएगा, या फिर किसी अन्य पेपर में गांधी के इंपॉर्टेंट जो कोट्स हैं वो आपके लिए काम आ सकते हैं। तो आपका टास्क है कि गांधी के बारे में डिटेल से आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। एक बात मैं महत्वपूर्ण आपको यहां पर बता दूं कि जो मैं आपको टास्क देता हूं उसको आप लोग प्लीज किया करिए। मेरे साथ अगर आप चलेंगे, मैंने कई बार कहा है, मैं फिर से उस बात को दोहरा देता हूं कि अगर मेरे करंट अफेयर्स के साथ आप लोग काम करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा सवा घंटा आप लोग दे दिया करिए मेरे लिए, यानी कि 25 मिनट 20 मिनट का जो वीडियो होता है करंट का उसको देखिए, साथ ही में जो मैं आपको टास्क देता हूं उसको करते रहिए। और 15 से 20 दिन बाद इतना कर लीजिए, 15 से 20 दिन बाद आपको अपने भीतर एक खास एनर्जी महसूस होगी और आपको लगेगा कि आप बहुत बेहतर स्थिति की ओर आगे बढ़ रहे हो। यह मैं आपसे एकदम प्रॉमिस करता हूं कि आप बस करके देखिए, फिर देखिए कि आपका एनर्जी लेवल कितना हाई होता है। कहीं थोड़ी सी भी निगेटिविटी अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी कि सर नहीं निकल सकता है, वो क्या होगी, एनर्जी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी। बशर्ते आप इसको करते जाइएगा, बस मेरी छोटी सी विनती आपसे यही है। इसके अलावा आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका कि हाल ही में पारित नए कानूनों के प्रावधान के तहत, यानी कि जो अभी 3 कानून पारित हुए थे उनमें से एक कानून के तहत, ठीक है, नाबालिग से बलात्कार करने पर किस सजा का प्रावधान किया गया। यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है। तो आपको बताना है कि सजा क्या इसमें दी जाएगी नाबालिग से बलात्कार करने पर। तो ऑप्शन नंबर ए है 10 साल की जेल होगी, मौत की सजा दे दी जाएगी, या 30 साल की जेल होगी, या फिर 40 साल की जेल होगी। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाबालिग से जो है बलात्कार करने पर मौत की सजा दी जाएगी। मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक अच्छी चीज है, क्योंकि ये जो है भारत जैसे देश के लिए जो है बहुत ही विडंबना की बात थी कि इस तरीके से चीजें हो रही हैं। इसके लिए कानून तो जरूरी है ही है। एक बात मैं यहां पर और नोट डाउन करवा दे रहा हूं आप लोग को कि कानून बना देना अपने आप में एक अच्छी बात होती है, लेकिन इसके साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है मूल्यों का विकास, यानी कि वैल्यूज का आना, जिसके लिए मूल्यों के विकास के लिए 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। किसकी? एक परिवार की भूमिका, एक समाज की भूमिका, और तीसरा शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका। ये तीनों मिलकर के व्यक्ति के भीतर मूल्यों का समावेशन करते हैं। इसके लिए ये तीनों चीजों का बहुत ही सही होना जरूरी होता है। मूल्य सबसे पहले हमारे परिवार से, हमारे माता पिता से आते हैं, उसके बाद सोसाइटी से हम कुछ सीखते हैं, उसके बाद जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं वो चाहे कोचिंग के फॉर्म में हो या फिर एकेडमिक फॉर्म में हो, उनसे हमें कुछ बेहतर सीखने की आवश्यकता होती है। अगर मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि न सिर्फ मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ाऊं बल्कि उन नैतिक मुद्दों पर भी मैं आपको सजग कराऊं, जिससे जो है आप एक सभ्य इंसान बनकर के देश के काम आ सकें। इसलिए अच्छा एक बात और बता दूं, नैतिक मूल्यों को लेकर के और वैल्यूज को लेकर के क्वेश्चंस आते हैं आपके एथिक्स पेपर 4 में कि वैल्यूज क्या होती हैं, वैल्यूज को बढ़ाने में परिवार और समाज और शैक्षिक संस्थाओं की क्या भूमिका होती है। तो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जाके पढ़ लेना। अगर पीसीएस पे या यूपीएससी फोकस होगा, यूपीएससी में पेपर 4 और आपके पीसीएस में भी जो पेपर 4 जो है जीएस का यानी कि एथिक्स का, इसमें यह क्वेश्चन आता है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम लोग न सिर्फ अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ें बल्कि हमारे भीतर नैतिक मूल्यों का, अच्छे वैल्यूज का हमारे भीतर समावेशन हो। ऐसी चीजें हम जो है कर पाए ताकि जो है हम समाज के नेक कामों में अपना हाथ बटा सकें। ठीक है, और इस प्रकार की जो चीजें घटित होती हैं समाज में कहीं ना कहीं खत्म हो,
क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें मूल्यों की कमी होती है। ये ऐसी घटनाएं ऐसी होती हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं जो है हमारे भीतर मूल्य नहीं होते हैं, नैतिकताएं नहीं होती हैं। इसके कारण जो है इस प्रकार की जो है चीजें समाज में घटित होती हैं। ऐसी चीजों पर पाबंदी लगे, ऐसी चीजों पर रोक लगे, इसके लिए जरूरी है कि हर व्यक्ति जो है सजग बने, ईमानदार बने, सत्यनिष्ठ बने और उसके भीतर अच्छे मूल्यों का विकास हो सके। ठीक है, चलिए तो आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं फटाफट। तो नए प्रावधानों के तहत सामूहिक बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के लिए अब 20 वर्ष तक की कैद या आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। ठीक है, सामूहिक बलात्कार अगर है, और इसके अलावा अगर नाबालिग से बलात्कार है तो उसके लिए क्या होगा, मौत की सजा दरअसल दी जाएगी। हालांकि इस पर बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन भी हो सकते हैं। मौत की सजा को लेकर के कई सारे जो है लोग होंगे जो इस पर विरोध दर्ज करा सकते हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन अपने आप में एक अच्छा कदम है। ठीक है, आपकी अपनी एक एनालिसिस हो सकती है। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, फांसी की सजा पर या इस तरह की है, तो वहां पर क्या एनालिसिस होगी इस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। लेकिन जो प्रावधान किए गए हैं उन प्रावधानों को हम लोग आज देख रहे हैं। ठीक है, इस पर एक अलग से आर्टिकल में बना दूंगा जो 3 अभी नए कानून पारित हुए हैं कि क्या चेंजेस हुए हैं और इस पर क्या इस पर विरोधाभास हो रहा है, क्या इस पर विरोध हो रहा है। इस पर एक अच्छा सा आर्टिकल 1-2 दिन में मैं आपके बीच में लाऊंगा, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। खैर आगे देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। इसमें 2-3 पॉइंट और क्या है कि नए कानूनों में पीड़िता के बयान उसके घर पर महिला अधिकारियों और उसके अपने परिवार की उपस्थिति में दर्ज कराने का भी प्रावधान है, ताकि जिसके साथ ये घटना घटित हुई हो उसे डर ना हो, वो जो है निसंकोच होकर के अपने पूरे बयान को जो है होशो हवास में सही तरीके से सामने रख सके महिला अधिकारियों के सामने। ठीक है, ये एक अच्छा प्रयास है। इसके अलावा साथ ही कानूनों में ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज करने का भी प्रावधान शामिल किया गया। यह भी अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये कुछ एक अच्छी चीजें हैं जो नए कानूनों में जो है डाली गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में यानी कि अफगानिस्तान में हो रहे सम्मेलन में भारत की तरफ से कौन भाग ले रहा है। अभी आपको पता होगा कि अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र की पहल के द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और समृद्ध जो है समृद्धता बरकरार है। और जैसा कि आप लोग को पता होगा कि अफगानिस्तान चूंकि भारत का पड़ोसी देश है और अफगानिस्तान पर इस समय तालिबान का शासन है, इस स्थिति में यहां पर इस सम्मेलन का होना कई स्तरों पर भारत के परिप्रेक्ष्य में जो है महत्वपूर्ण है। तो आपको बताना है कि ये जो सम्मेलन हो रहा है अफगानिस्तान में, ठीक है, इस सम्मेलन में भारत की ओर से निम्नलिखित में से कौन शामिल हो रहे हैं। आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए जेपी सिंह, बी जयशंकर प्रसाद, सी अमित शाह या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जेपी सिंह भारत की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आइए व्याख्या देखते हैं हम लोग फटाफट। तो संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में अफगानिस्तान में हो रहे सम्मेलन में भारत की तरफ से जेपी सिंह भाग ले रहे हैं, मैंने आपको बताया। इसके अलावा तालिबान शासित देश में अफगानी लोगों के जीवन में सुधार और सुगमता के उपाय तलाशने पर हो रहे इस तीसरे सम्मेलन में भारत सहित 25 देश जो है इसमें क्या हो रहे हैं, सम्मिलित हो रहे हैं, यानी कि शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा तालिबान के पहली बार इस विचार विमर्श में शामिल होने को देखते हुए यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है, ताकि अफगानी नागरिकों के जो भी चीजें हैं वो बेहतर हो पाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है चीजें सही रहें, जो है यहां पर कोई टेररिज्म वाली बात ना होने पाए। ठीक है, इस बैठक में और कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। इस बैठक में 2 बड़ी संस्थाएं भाग ले रही, 3 बड़ी संस्थाएं, एक यूरोपीय संघ भी भाग ले रहा है, यानी जिसको हम लोग EU बोलते हैं। इसके अलावा इस्लामी सहयोग संगठन भी इसमें भाग ले रहा है और संघाई सहयोग संगठन भी इसमें भाग ले रहा है। 3 बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसमें भाग ले रहे हैं। निश्चित रूप से जो है कहीं ना कहीं इसका जो आउटपुट होगा वो अच्छा निकलेगा, बेहतर निकलेगा। चलिए अब इस पे जो है क्या होता है ना, आपके क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में हो रहे अफगानिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में अफगानिस्तान में हो रहे सम्मेलन के परिप्रेक्ष्य में वैश्विक स्तर पर कितना असर पड़ेगा, या फिर ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि बताइए भारत के लिए ये कितना ज्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकता है। कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है, मेंस में, पीसीएस के, यूपीएससी के या फिर किसी अदर स्टेट के पीसीएस के एग्जाम में। ओके, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है टोगो की राजधानी। टोगो एक छोटा सा प्यारा सा देश है, उसकी राजधानी आपको बताना है कि उसकी राजधानी क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। पहला ऑप्शन ए लोमे है इसकी राजधानी, या फिर कोपेनहेगन है, या फिर टोक्यो है, या फिर बीजिंग है। आपको बताना है कि दरअसल
टोगो की राजधानी क्या है? अच्छा, टोगो छोटा सा देश है, ठीक है, शायद आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन है तकरीबन 60-70 लाख की यहाँ की आबादी है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसकी राजधानी कहाँ है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसमें से उत्तर जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात लोमे इसकी क्या है? राजधानी है। और टोक्यो किसकी राजधानी है? जापान की। और बीजिंग किसकी राजधानी है? चाइना की। चलिए आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं थोड़ा सा फटाफट। तो टोगो की राजधानी क्या है? लोमे है। अब चर्चा में क्यों है? तो चर्चा में दरअसल यह है कि टोगो और भारत के द्विपक्षीय संबंधों पर अभी क्या की गई है? चर्चा की गई है, उस पर एनालिसिस की गई है कि इनके संबंध प्रगाढ़ता की ओर किस स्तर पर बढ़ रहे हैं, तो इसलिए चर्चा में रहा है। अब थोड़ा सा हम लोग टोगो के बारे में देख लेते हैं। तो यह पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक देश है और राष्ट्रपति यहां के कौन है टोगो के? तो टोगो के राष्ट्रपति हैं आपके फॉरे ग्नासिंग्बे, ठीक, याद रखिएगा इसको। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा इसकी सीमाओं के बारे में, यानी कि इसके आसपास पड़ोसी देश कौन से हैं। तो इसकी सीमा पश्चिम में दरअसल घाना से लगती है, देखो पश्चिम में ये है आपका टोगो, ठीक है। और अगर इसके पश्चिम की बात करते हैं तो पश्चिम में क्या लिखा है? पश्चिम में है इसके घाना, यानी कि ये हो गया पश्चिम, और ये देखिए लिखा हुआ है क्या? घाना, यानी कि इसके पश्चिम में क्या है? घाना। इसके अलावा पूर्व में क्या है? पूर्व में है इसके बेनिन, तो पूर्व क्या हो गया? पूर्व दिशा ये हो गया, और ये देख पा रहे होंगे आप बेनिन, ठीक। इसके अलावा और उत्तर में बुर्किना फासो है, ये देखिए यहां पर बुर्किना फासो, ये हो गया आपका उत्तर। तो उत्तर में क्या है इसका? बुर्किना फासो है। और इसके अलावा अगर हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं दक्षिण में क्या है, तो दक्षिण में क्या है? गिनी की खाड़ी है। दक्षिण में क्या है? गिनी की खाड़ी, ये लोग देख रहे, ये हो गया आपका क्या? दक्षिण दिशा, और दक्षिण में क्या है? गिनी की खाड़ी है। तो ये मैप आप याद रखिएगा, कभी कभी जो देश चर्चाओं में रहते हैं उसके आसपास कौन से देश हैं वो पूछ लेता है, तो इस मैप के अनुसार अपनी चीजों को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। याद रख लेना, ऐसी चीजें जब चर्चाओं में रहती हैं तो आसपास के कंट्री के बारे में पूछ लेता है आपसे, ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे मत रहिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग टोगो की बात करते हैं तो दरअसल 1960 यानी कि 1960 में फ्रांस से इसको आजादी मिली। तो सीधे तौर पर यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि दरअसल टोगो को फ्रांस से आजादी किस वर्ष मिली? आपको तुरंत उत्तर देना है 1960 अर्थात 1960 में, ठीक है। अब छोटा सा देश है, चर्चा में रहा है, तो पूछ सकता है एग्जामिनर की अगर नजर इस पे पड़ गई टोगो पे, क्योंकि टोगो नई कंट्री अपने आप में, देख अलग से क्वेश्चन भी है। अब टोगो दे देगा, आप आंख बंद कर घूमोगे यार टोगो क्या है, टोगो क्या है, आप समझ ही नहीं पाओगे टोगो एक देश है। तो ऐसी न्यूज जब चर्चाओं में रहती है तो उसको एक बार देखा जरूर करिए, ठीक है, कि ये है क्या आपस में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि हाल ही में एसबीआई का नया चेयरमैन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं, एसबीआई का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? बताइए। आपका सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, या फिर बी अरुण कुमार, सी पंकज मिस्त्री, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए, अर्थात चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को दरअसल एसबीआई का अभी नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है, जिसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है। चलिए, हाल ही में एसबीआई का नया चेयरमैन चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को बनाया गया है, वो दिनेश खारा का स्थान लेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। एसबीआई का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में है। कई बार क्या होता है, जब किसी संस्था के बड़े पद पर कोई व्यक्ति चयनित होता है, नियुक्त होता है, तो वो व्यक्ति किस व्यक्ति का स्थान लेंगे, यानी कि उन व्यक्ति के पहले उस पद पर कौन था, यह प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो यानी कि जैसे कि वो दिनेश खारा का स्थान लेंगे, तो प्रश्न आपसे यही सीधे तौर पर पूछ लेगा कि श्रीनिवासुलु शेट्टी को भी हाल ही में एसबीआई का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है और वो निम्नलिखित में से किसका स्थान लेंगे? तो तुरंत आपको उत्तर देना है दिनेश खारा का। इस प्रकार के प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ट्रेंड को पकड़ना है आपको, और कई बार मैं कहता हूं इस ट्रेंड को पकड़ने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही एनालिसिस है, वो क्या है? वो है आपका PYQ, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर। जितनी बार आप प्रीवियस ईयर पेपर को लगाओगे आपके सामने एनालिसिस होती रहेगी। साथ ही साथ में जब मैं करंट अफेयर्स कराता हूं तो ऑलरेडी मैं आपको चीजों को बताता रहता हूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है और किस प्रकार के चीजों को आपको करते रहना है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है कौन सा? ए दिसंबर 2024, बी मार्च 2025, सी मार्च 2026, डी जनवरी 2030। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
स्मार्ट सिटी मिशन जब लॉन्च किया गया था तो काफी ज्यादा चर्चाओं में रहा था, अभी भी चर्चाओं में है। और अब केंद्र सरकार ने इसका जो टाइम पीरियड था उसको बढ़ा दिया है। कब कर दिया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मार्च 2025 तक इसके कार्यान्वयन की तिथि को बढ़ा दिया गया है। आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं 2-3 पॉइंट में। तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम को मार्च 2025 तक के लिए क्या किया गया है? बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ में वर्ष 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में, क्योंकि चर्चा में है तो कब इसकी शुरुआत हुई थी पूछ लेगा। कई बार जो पुरानी योजनाएं होती हैं उनसे संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जाता है, चूंकि चर्चाओं में है तो पूछ लेगा कि स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? कब की गई थी? वर्ष 2015 में। इसके अलावा केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत यह जो है कार्यान्वित होता है, यह भी आपको याद रखना है। कई बार मंत्रालय पूछ लेता है कि ये जो योजना है पर्टिकुलर किस मंत्रालय से संबंधित है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको दरअसल याद रखना है। इसके अलावा अब इसी से आपके मेंस में भी प्रश्न बन सकता है स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में कि स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, स्मार्ट सिटी मिशन के द्वारा जो है क्या कुछ परिवेश में चेंजेस हो सकते हैं, कहां तक इसमें और कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। तो स्मार्ट सिटी मिशन अपने आप में क्या है? इंपॉर्टेंट है मेंस के प्रोस्पेक्टिव से भी, साथ ही साथ में प्री के लिए तो अभी चर्चाओं में रहा ही रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में नौसेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी जो है अभी हाल ही में एक देश की यात्रा पर गए हैं। किस देश की यात्रा पर गए हैं ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान की यात्रा पर गए हैं, या फिर अफगानिस्तान, या फिर बांग्लादेश, या फिर डी, भूटान की यात्रा पर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अभी हाल ही में दिनेश त्रिपाठी जी बांग्लादेश की यात्रा पर गए हैं। और आपको बता दूं कि अभी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी भारत की यात्रा पर थी और उसके बाद भारत और बांग्लादेश में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया है। क्या कुछ चीजें थी, इसको मैंने कराया था पहले, लेकिन आज मैं फिर से उसका रिवीजन आपको करा दूंगा, ठीक है। चलिए तो पहले पॉइंट देखते हैं कि हाल ही में नौसेना प्रमुख कौन है? दिनेश त्रिपाठी बांग्लादेश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। याद रखिएगा, नोट क्या है कि एक फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो फैक्ट क्या है कि बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है। यह प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको तुरंत नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये कौन सा फैक्ट? ये वाला फैक्ट है। इसके अलावा अब थोड़ा सा हम लोग भारत बांग्लादेश के बीच में लिए गए जो महत्वपूर्ण निर्णय थे अभी हाल ही में, उन पर एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं इसमें, ठीक है। इस पर हमने आर्टिकल भी आपको कराया था, या अगर आपको याद होगा तो भारत बांग्लादेश के बीच कुल 10 समझौतों पर दरअसल क्या हुआ है? हस्ताक्षर किया गया है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश के नागरिकों के लिए भारत में इलाज कराने हेतु ई मेडिकल वीजा की शुरुआत की गई थी। यह मैंने आपको बताया था कि ई मेडिकल वीजा की शुरुआत अभी हाल ही में किस देश के साथ शुरू किया है भारत ने? तो बांग्लादेश के साथ में, क्योंकि बांग्लादेश के बहुत सारे नागरिक भारत में इलाज कराने के लिए आते हैं, ठीक है। इसीलिए जो है यह शुरू किया गया ई मेडिकल वीजा। चटगांव और कोलकाता के बीच बस सेवा की भी शुरुआत की गई है और यूपीआई को भी अपनाएगा बांग्लादेश, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और यूपीआई से एक बात याद आ गई कि कल मैंने यह प्रश्न आपको मैंने प्रश्न कराया था, जिसमें मैंने जो प्रश्न था कि अभी हाल ही में किस संस्था ने भारत की इस बात पर तारीफ की है कि भारत जो है अपनी नकदी अर्थव्यवस्था से डिजिटल अर्थव्यवस्था की तरफ जो है आगे बढ़ा है। तो FATF ने उसकी तारीफ की थी, याद रखिएगा, प्रश्न मैंने आपको कल बताया था। इसके अलावा 1996 यानी कि 1996 की गंगा वाटर टेरिटरी के रिन्यूअल के लिए भी टेक्निकल स्तर पर बातचीत शुरू करने का निर्णय लिया गया था। इसके अलावा विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य है और स्मार्ट बांग्लादेश 2041 का जो लक्ष्य है, इसको प्राप्त करने के लिए दोनों देशों ने प्रतिबद्धता जाहिर की है। यह फैक्ट भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि विकसित भारत का लक्ष्य कब तक का है? 2047 का लक्ष्य है। और बांग्लादेश इसका विकसित होने का लक्ष्य कब तक है, यानी कि स्मार्ट बांग्लादेश का लक्ष्य कब तक है? 2041 तक का है। दोनों फैक्ट आपके एग्जाम के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आज का प्रश्न आपके लिए है, क्या प्रश्न है कि भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। नेपाल है, बी अफगानिस्तान, सी भूटान, डी है बांग्लादेश। इसका उत्तर अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा।
अगर नहीं याद है तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करिए और उसको देखिए, या फिर गूगल पर सर्च करके इसका राइट आंसर मुझे बताइए। उम्मीद है कि कमेंट की संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा, आपके उत्तर का मुझे इंतजार रहेगा। और अब हम आते हैं आज के मुख्य परीक्षा के प्रश्न पर, जिसका उत्तर आपको जो है लिखना होता है घर पे प्रैक्टिस करने के लिए। तो सिविल सेवक के बुनियादी मूल्य क्या हैं, ठीक है, चर्चा कीजिए। ये जाएगा आपका जीएस पेपर 4 में, यानी कि एथिक्स वाले पेपर में। किसमें? एथिक्स में, ETHICS एथिक्स। और एथिक्स पेपर आपके यूपीएससी में भी है, ठीक है, और आपके यूपीपीसीएस में भी है। सेम सिलेबस दिया गया है, तो याद रखिएगा। साथ ही साथ में आपके एमपीपीसीएस आरएएस में और उत्तराखंड में भी इसे सम्मिलित कर लिया गया है। तो जिस जिस स्टेट में आपका एथिक्स का पेपर है, उन सभी जो है स्टेट के लिए ये प्रश्न आपके के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। यानी कि सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य क्या होते हैं, इस पर आपको चर्चा करनी है डिटेलिंग में। 200 शब्दों में इस अपने उत्तर को लिखना है, लिखकर देखिएगा। कोई समस्या अगर आएगी तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण वीडियो। प्लीज डेली मॉर्निंग में 8 AM पर, यानी कि सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स देखना ना भूलिएगा। मिलेंगे कल हम लोग एक नए जो है लेक्चर के साथ में। इसके अलावा मैं बता दूं कि आपको मैं जो है योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन भी कराता हूं, साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल होते हैं वो भी कराता हूं। और सीसैट की क्लास अभी हाल फिलहाल में आपकी होने वाली है, वेट कर लीजिए 2-3 दिन का, जल्दी आपको सीसैट के पीवाईक्यूज में कराऊंगा। ठीक है, मिलेंगे कल अब एक नए सेशन के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।